एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस टॉपिक में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टॉपिक में मैंने आपको यह बताया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई होता है, जैसे मान लीजिए कि ये पेन है और ये पेन अगर अर्थ की टूवर्ड गिर रहा है, तो इस पेन को जो अर्थ की टूवर्ड अट्रैक्ट किया, किसने अट्रैक्ट किया? जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और ये पेन है यहां पे, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, पेन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू ऑब्जेक्ट। जो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट ऑन द फोर्स इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो यही है, न्यूटन्स सेकंड लॉ। जो यहां पे अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो आपने न्यूटन की सेकंड लॉ क्या पढ़ी है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यही पढ़ा है ना हमने फॉर्मूला, यही पढ़ा है कि द रेट ऑफ, अभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, एन ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई होगी that will create the rate of change of momentum। अब इसमें ऑब्जेक्ट में जो मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, जो वेलोसिटी क्रिएट हो रही है, जो एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है, that is due to the external unbalanced force applied on it। अब इस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है कौन जो इस पे अप्लाई कर रहा है? ये है एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसको हमने क्या बोला? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यही एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है जो इसको अपनी ओर खींच रहा है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो इसको अपनी ओर खींच रही है, उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू क्या है? F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है, जो इसका ऑलमोस्ट रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यही फोर्स है, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स इज क्रिएटिंग दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इस ऑब्जेक्ट में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुई है, दैट इज क्रिएटेड बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज क्रिएटिंग दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर यही फोर्स इसको क्रिएट कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि F जो है, दोनों का F, ये F ही इसको क्रिएट कर रहा है। मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है वो इसको क्रिएट कर रहा है। यही ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्रिएट कर रहा है। दिस मीन्स कैपिटल G इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि यही इसको क्रिएट कर रहा है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों साइड से कट गया, तो यहां पे जो एक्सीलरेशन डेवलप हुआ है, उस एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है? एक्सीलरेशन इज कैपिटल G इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, जिसमें हमने सारी वैल्यूज जब पुट की थी यहां पे, तो यहां पे वैल्यूज पुट करने के बाद एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो आया था 6.67 इनटू 10 टू द पावर -11 इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 6 इनटू 10 टू द पावर 24 divided by radius of earth is 6.4 into 10 to the power 6 मीटर का होल स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज हमने पुट की, G, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, और सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारे पास एक्सीलरेशन ऑन द ऑब्जेक्ट आया था, दैट वाज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कि हमने स्मॉल g से डिनोट किया था, एंड दैट वाज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हमने रफली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखा था। ये वैल्यू हमारे पास आई थी पिछली क्लास में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। लास्ट क्लास में जो चीजें हमने पढ़ी थी वहां तक की बात हो गई। अब जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाएंगे, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहां के लिए एप्लीकेबल है? ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है एट द सरफेस ऑफ अर्थ एंड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, या तो एट द सरफेस या अबव द सरफेस।
सरफेस के अंदर एप्लीकेबल नहीं है ये फार्मूला सिर्फ कहां एप्लीकेबल है, एट द सरफेस एंड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अब जैसे जैसे हम सरफेस के ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा कि ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ये जो डिस्टेंस है आर ई, जो यहाँ पे हमने एक्सीलरेशन का फार्मूला निकाला, दैट इज कैपिटल जी इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर सर्टेन हाइट पे मूव करते चले जाएंगे और ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, तो ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी ज्यादा कम होती चली जाएगी, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ने से ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये अर्थ के आप ऊपर जितनी हाइट पे चलते चले जाओगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी ज्यादा कम होती चली जाएगी। सेम केस, वही केस हो गया कि ये डिस्टेंस बढ़ने से यहाँ पे जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती चली जाएगी, जिसकी वैल्यू 9.8 से घटती चली जाएगी। मतलब आप अगर माउंट एवरेस्ट पे चले जाओ और माउंट एवरेस्ट पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालो तो वहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 नहीं होगी, कम होगी, क्योंकि वो हाइट पे है। तो जैसे जैसे आप हाइट पे चलते चले जाओगे वैसे वैसे जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती चली जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो अब उसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, G इज इक्वल टू कैपिटल G इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ प्लस ये भी तो डिस्टेंस ऐड करोगे x, इसका स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस बढ़ी, ये डिस्टेंस कम हो गई। तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती चली जाएगी। यहां तक की चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी और ये हो गए पिछले क्लास। Find acceleration due to gravity on any other planet having mass 10 times and radius twice। चलिए कैलकुलेट कीजिए इसको। G की वैल्यू जिसको चाहिए, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ भी अगर किसी को चाहिए तो वो भी मैं दे देता हूं, 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। मास ऑफ अर्थ भी चाहिए तो ये भी लीजिए 6। यहाँ पे जो G का फॉर्मूला है अर्थ पे, उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी 9.8 which is equal to कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इसकी वैल्यू को पुट करके हमने ये वैल्यू निकाल ली थी पिछली क्लास में, अभी भी हमने निकाला था, थोड़ी देर पहले भी हमने ये वैल्यू निकाली थी। अब सेकंड वाले कंडीशन में गिवन है कि उसकी जो मास है 10 टाइम्स है, मतलब मास ऑफ दिस प्लैनेट इज 10 टाइम्स, मतलब 10 इंटू मास ऑफ द अर्थ, एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज ट्वाइस 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। ये वैल्यू आपको गिवन है, ये सिचुएशन आपको गिवन है। अब यहाँ पे G ऑफ दिस प्लैनेट अगर हम निकालें तो फॉर्मूला क्या निकलेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, G इंटू मास ऑफ द प्लैनेट। मास ऑफ द प्लैनेट कितना है, मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर। तो G इंटू मास ऑफ द प्लैनेट इज 10 इंटू मास ऑफ अर्थ divided by radius of planet is 2 into re का square। तो G of this planet will be 10 divided by 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 10 by 4 into G into mass of earth divided by radius of earth का स्क्वायर। देखिए 10 divided by 4, मैंने क्या बोला था, डिजिट्स को आप अलग कर लो, जब डिजिट्स को अलग कर लोगे तो बाकी जो वैल्यूज है वो हमेशा इससे मैच, वैल्यू इससे मैच हो गई। तो अब जो है G ऑफ दिस प्लैनेट विल बी 2.5 और इसकी वैल्यू कितनी है 9.8, 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल बी 24.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो G ऑफ दैट प्लैनेट विल बी दिस मच, 24.5 into 24.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ दैट प्लैनेट। इस तरीके से आप निकालोगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैनेट की वैल्यू निकालोगे।
Find acceleration due to gravity of moon if its mass is 1 by 100 times the mass of earth and its radius is 1/4 of earth's radius. तो वही जब फॉर्मूला पे आप पुट करोगे सेम वही तरीका, कैपिटल जी स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, तो ये 9.8 होगा, g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यहाँ पे आते हैं g एट मून इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। g एट मून इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ मून कितना है 1 by 100, 1 by 100 इंटू अर्थ का मास, मतलब मास ऑफ अर्थ का ये 1 by 100 है, अर्थ का मास, अर्थ के मास का, अर्थ के मास का ये 1 by 100 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून। तो रेडियस ऑफ मून जो है कितना है 1/4 है, तो रेडियस ऑफ अर्थ का ये 1/4 है, इसका स्क्वायर है, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। तो g एट मून इज इक्वल टू कितना हो गया g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 हो गया। अब ये जो 16 है g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 16 डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर, देखो 16 डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर है, तो g एट मून इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 100 इंटू g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, जब वैल्यू पुट करोगे तो ये 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये सब एक्चुअल वैल्यू है, जैसे आपने ये याद किया है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये याद किया है ना, अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट मून विल बी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हमारे, और ये टॉपिक हमारा है कि अर्थ के सरफेस पे क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है, इस चीज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ। चलिए देखिए, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले एक बात बताओ कि अर्थ का स्ट्रक्चर है कैसा, कैसा स्ट्रक्चर, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या ये परफेक्ट स्फीयर है, जियोइड शेप में है, किस शेप में है, शेप क्या है, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है? हाँ बताओ कैसा है? स्फेरिकल। अर्थ का स्ट्रक्चर स्फेरिकल है? अर्थ का स्ट्रक्चर स्फेरिकल नहीं है, ये परफेक्ट स्फेरिकल शेप नहीं है अर्थ का। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसकी जो पोल है, पोल पे इसका स्ट्रक्चर फ्लैट है, इस तरह का स्ट्रक्चर, ऑरेंज के शेप में। अर्थ का स्ट्रक्चर कैसे शेप में है? ऑरेंज के शेप में। इसको हम लोग बोलते हैं जियोइड। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाए? क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर का नाम है, एग्जैक्ट नाम इस स्ट्रक्चर का है जियोइड, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का
इसका नाम जियोइड है। अब यहां से इसकी जो सेंटर है, सेंटर से पोल और सेंटर से इक्वेटर, ये हो गया पोल और ये हो गया इक्वेटर। दोनों से कौन सी डिस्टेंस ज्यादा होगी जरा बताओ तो? ये आर पी ज्यादा होगा, आर ई, इक्वेटर ज्यादा होगा। ये सबको पता चल रहा है ना कि इक्वेटर ज्यादा होगा। तो ये डिस्टेंस जो है दिस विल बी लेस देन 6400 किलोमीटर and this distance is more than 6400 किलोमीटर। ये 6400 किलोमीटर से ज्यादा है और ये 6400 किलोमीटर से कम है। ठीक है, अब यहां पे आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि g की वैल्यू जो होती है कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अगर कहीं पे ये डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पे g की वैल्यू कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहां पे क्या देख रहे हो, g की वैल्यू कम है 6400 से, तो जब इसकी वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये वैल्यू 6400 किलोमीटर से कम है तो इस जगह पे जो एक्सेलरेशन होगा g एट पोल विल बी मोर देन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू कम है, यहां पे 6400 किलोमीटर से कम है, तो यहां पे g की जो वैल्यू होगी स्मॉल g की, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट पोल will be more than 9.8। तो इस जगह पे g at pole is more than 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पोल पे आ रहा है। लेकिन अगर आप इक्वेटर पे निकालो तो इक्वेटर पे आप क्या देख रहे हो कि आर ई की वैल्यू जो है दैट इज मोर देन 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर से ज्यादा है। तो अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर ये ज्यादा हो गई तो g की वैल्यू वहां पे कम हो जाएगी। इसका मतलब इक्वेटर की अगर हम बात करें, इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर पे बात करें तो ये वैल्यू ज्यादा हो गई तो वहां पे g की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब g एट इक्वेटर इज इक्वल टू इज लेस देन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g की वैल्यू एट इक्वेटर विल बी लेस देन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों हुई लेस, इक्वेटर पे कम क्यों हुई? क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण यहाँ पे इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी लेस देन 9.8 और ये वैल्यू यहाँ पे कम है तो दिस विल बी मोर देन 9.8। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज हायर बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेसर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं और ये हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट, सुनो, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, दोनों बिल्कुल अलग चीज है। मास केजी में होता है, वेट कभी केजी में नहीं होता, वेट कभी केजी में नहीं होता। आप पहले इसका डेफिनेशन सुनो, अपने आप समझ में आ जाएगा। व्हाट इज मास? मास इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या आप बोलो टोटल क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स present in any substance. This is the total number of particles. So पहले ध्यान से सुनो, मास क्या है? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या टोटल क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस। अब जैसे ये पेन है तो इस पेन में टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स कितने हैं, उसको इसका मास बोला जाएगा।
और उसकी जो SI यूनिट होती है मास की, दैट इज किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी से डिनोट करते हैं, ठीक है, दैट इज किलोग्राम और केजी, ठीक है, दिस इज किलोग्राम और केजी। लेकिन वेट क्या है, व्हाट इज वेट? जैसे मान लीजिए कि इस बॉटल में 1 केजी पानी है, मान लीजिए कि इस बॉटल में 1 केजी पानी है, दैट इज इट्स मास, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर इज 1 केजी, total number of the particles present in this water bottle is 1 kg. Okay, what will be the weight? Weight will be the force by which this object will be actually its, that force will be its weight. How can we define weight? तो weight की जो definition होगी, this is total force applied on any object by which it is attracted toward center of that planet. अब जो जिस भी प्लैनेट पे हम हैं, अगर हम अर्थ पे हैं तो सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर हम उस वक्त मून पे होंगे तो सेंटर ऑफ द मून, अगर हम जुपिटर पे होंगे तो सेंटर ऑफ द जुपिटर, जिस भी प्लैनेट पे होंगे उस प्लैनेट की सेंटर की टुवर्ड अट्रैक्टेड होगी, और उस फोर्स को, जिस फोर्स से एनी ऑब्जेक्ट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ दैट प्लैनेट, दैट फोर्स इज कॉल्ड इट्स वेट। अब फोर्स की वैल्यू, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब अर्थ की जो एक्सीलरेशन है, अर्थ की एक्सीलरेशन को हम जी से डिनोट करते हैं, तो इसकी मास को हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मास को जी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बिकम इट्स वेट। तो m को g से मल्टीप्लाई कीजिए, तब वो बनेगा वेट, और इसकी जो SI यूनिट होगी, SI यूनिट इज न्यूटन। Why Newton? Because it is the force. It is the force. अगर हमने बोला कि मेरा मास, अगर मैंने क्या बोला था अभी, मेरा वेट है 800, क्यों बोला था? क्योंकि मेरा मास है 80 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 10, होती है ना, 9.8 है। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है दैट इज 9.8, उसको अगर हम 10 मान लें, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 9.8 को अप्रॉक्सीमेटली 10 लिख सकते हैं, तो 10 मान ले, तो दिस विल बी 800, बट यूनिट विल बी न्यूटन। 800 यूनिट विल बी न्यूटन। तो अगर आपने अपना मास बोला 39.2 केजी, मास विल बी 39.2, बट वेट विल बी 392 न्यूटन। अगर आपका मास है 60 केजी, वेट विल बी 600 न्यूटन। अगर आपका मास है 40 केजी, वेट विल बी 400 न्यूटन, मल्टीप्लाइड विद 10, मास मल्टीप्लाइड विद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बिकम द वेट। सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है 100 केजी का, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है 100 केजी का, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ 100 केजी। अब इसका वेट अर्थ पे क्या होगा? Its weight on earth is equal to 100 into 10, that will be 1000 Newton। बट इसी का वेट मून पे कितना हो जाएगा? इसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना हो जाएगा? तो इसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना होगा? दैट विल बी 100 मल्टीप्लाइड विद 1.6। अभी निकाला था आपने वैल्यू, निकाला था ना? हाँ, 9.8 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई बात नहीं, हम एक रफ वैल्यू ले रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं। तो वेट, अब आप वहां पे जी की वैल्यू क्या लोगे? जी की वैल्यू 1.6 लोगे ना? अभी आपने निकाला था मून पे हमने लिखा था ना ऊपर, मून पे आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, दैट वाज 1.6, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 160 न्यूटन। दिस विल बी 160 न्यूटन। तो उसी ऑब्जेक्ट का मास कभी चेंज नहीं होगा। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर हम मून पे भी लेके जाएं तो इसका मास 1 केजी ही रहेगा,
अर्थ पे भी है तो इसका मास 1 kg ही है, लेकिन इसका वेट अर्थ पे अलग और मून पे अलग। क्यों? क्योंकि अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है दैट इज 10 और मून पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है दैट इज 1.6, जो कि अभी आपने कैलकुलेट किया। इसका मतलब ये हुआ कि मास कभी चेंज नहीं होता। मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विल नेवर चेंज। मास will always remain constant। ठीक है, देखो एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पे वो, अब पहले हम अर्थ की बात करें। एट अर्थ सरफेस, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। ये वैल्यू आती है अर्थ की सरफेस पे। अब हम दूसरे प्लैनेट की बात करें। ये तो अर्थ की सरफेस पे आते हैं, ये अभी हमने कैलकुलेट किया था। दूसरे प्लैनेट पे बात करें, एट अनदर प्लैनेट। तो अगर अनदर प्लैनेट की बात करें तो वहां पे मास जो है उस प्लैनेट का, मास ऑफ द प्लैनेट इज अर्थ की मास का हाफ, मतलब मास ऑफ अर्थ का हाफ है। गिवन है क्वेश्चन में, मास ऑफ अर्थ का हाफ है। इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ अर्थ रेडियस, मतलब RE/3। ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। चल निकालते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन एट दैट प्लैनेट इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ दैट प्लैनेट। तो मास ऑफ दैट प्लैनेट कितनी गिवन है, मास ऑफ अर्थ बाय 2 डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा RE/3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, ये हो गया कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। एक्सेलरेशन एट दैट प्लैनेट इज इक्वल टू 9, ये 9 ऊपर आ जाएगा, 9/2। मैंने क्या बोला था, हमेशा इसके डिजिट्स को, जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको अलग कर लीजिए। मैंने समझाया था आपको, न्यूमेरिक वैल्यू को अलग कर लीजिए। न्यूमेरिक वैल्यू को हमने अलग कर लिया, ये 9 ऊपर आ जाएगा, 9/2 हो गया, इंटू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, ये 9 ऊपर, 9/2 इंटू G इंटू ME/RE का स्क्वायर। अब देखो मैंने बोला था कि जब आप इसको अलग करोगे तो हमेशा ये वैल्यू इससे कोरिलेट हो जाएगी। ये मैंने आपको इससे पहले कई बार समझाया है। ओके, तो एक्सेलरेशन ऑफ दैट प्लैनेट इज इक्वल टू 9/2। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 9.8 है, तो यहाँ पे 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लाइए, इट विल बी 44.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिकॉज दिस इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या लिखोगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हमने इससे पहले भी कई इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए। सेम क्वेश्चन है, सब इसी तरह से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर।